हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। रात के बजे हैं 3 और हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। देखो, एल्डोस्टेरोन का चैनल पे अपलोड हो चुका होगा ना प्लेलिस्ट में एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, तो आप देखना अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं मेनली ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। दे मेनली एक्ट ऑन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ओके राइट, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे पास 3 है। कौन से? कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। ठीक है, कॉर्टिसोल इनमें से जो मेन होता है, एंड देन कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन जो एकदम खत्म टाइप का है लास्ट वाला। तो देखो अब नाउ कहाँ से सिक्रीट होते हैं एक्चुअली? क्या आपको पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ सिक्रीट होते हैं? बताओ। 3 लेयर्स होती है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एक तो जोना ग्लोमेरुलोसा, देन जोना फेसिकुलेटा, देन जोना रेटिकुलरिस। तो किससे? जोना फसिक्यूलता से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होते हैं। कहाँ से? जोना फसिक्यूलता से। ठीक है, एंड कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जोना रेटिकुलरिस से भी सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको फिगर 70.6 देखोगे, वहां पे सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल दे रखा है। कॉर्टिसोल, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिसोल ही दे रखा है ना। कॉर्टिसोल का फॉर्मेशन दे रखा है, ये देखो यहाँ पे आ गया। तो देखो, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि ये कहाँ से सिंथेसाइज हो रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल से बनता है पहले प्रेगनेनोलोन, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एंजाइम काम आता है। फिर उसके बाद में फर्दर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, और फिर लास्ट में जाके 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल बनता है, लास्ट में जाके कॉर्टिसोल बन जाता है। ठीक है, दिस इज सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, अब देखिए ज़रा, जो कॉर्टिसोल है ये एक 21 कार्बन का जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये 21 कार्बन के स्टेरॉइड है। हाफ लाइफ 70 to 90 मिनट्स होती है, और कॉर्टिकोस्टेरॉन की 50 मिनट होती है। देखो, कॉर्टिसोल की 70 to 90, कॉर्टिकोस्टेरॉन की 50 मिनट, और कॉर्टिसोन की हाफ लाइफ तो पता ही नहीं है बंदों को। ठीक है, डेली आउटपुट और प्लाज्मा लेवल, ये बहुत जरूरी है। डेली आउटपुट और प्लाज्मा लेवल बहुत जरूरी है। देखो, डेली आउटपुट और प्लाज्मा लेवल, यूनिट का ध्यान रखना। डेली आउटपुट माइक्रोग्राम में है और प्लाज्मा लेवल माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर में है। देखिए, सबसे पहले कॉर्टिसोल जो है, इसका डेली आउटपुट कितना है? देखो 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 ध्यान से, 10 10 10 10 10 10 डेली आउटपुट 10 माइक्रोग्राम, और इसका 3 माइक्रोग्राम कॉर्टिकोस्टेरॉन का। कॉर्टिसोन की बात ही नहीं करते हम लोग। प्लाज्मा लेवल कॉर्टिसोल का कितना है? देखो, 10 + 3 कितना? 13, 13.9, 13 13 13 सुरूर, तो कितना है? 10 3 13.9, एंड देन 3 4। देखो इधर क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉन का डेली आउटपुट है 3 और प्लाज्मा लेवल है 0.4, तो 3 4। सो आप रिलेट करके इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो कॉर्टिसोल इज 10, देन कॉर्टिकोस्टेरॉन डेली आउटपुट की बात करें माइक्रोग्राम में कितना? 3। ठीक है, और इधर कितना होगा? 4.4। ठीक है, और इधर 13.9। ठीक, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट शुड बी रिमेंबर्ड विद द वैल्यू। नाउ फंक्शन की बात करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जैसा कि मैंने कहा, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है उस पे वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। एंड स्पेशली जो हमारा सबसे ज़्यादा पोटेंट और इम्पोर्टेंट जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, दैट इज आवर कॉर्टिसोल या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो कॉर्टिसोल या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन इज द मोर पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और 95%, देखो कितना है 95%, भाई बहुत होता है। 95% ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी कौन मेंटेन करता है? कौन? कॉर्टिसोल ही करता है। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉन कितना? ये लेस पोटेंट होता है, ये बाकी का कितना? 4% के समथिंग होता है। और बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है ये सिर्फ 1% है। कॉर्टिसोन कितना है? सिर्फ 1% है। तो 95% मोस्ट पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है? बताओ मेरे को, कौन है? कॉर्टिसोल। और कॉर्टिकोस्टेरॉन 4% लेस पोटेंट। ठीक है, और कोर्टिसोन ये कितना है? ये सिर्फ 1% है ना, और बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ये सिक्रीट होता है। अच्छा, आपको पता है कि हम इनको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। एल्डोस्टेरोन को लाइफ सेविंग हार्मोन कहते थे, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन कहते हैं किसको? किसको किसको किसको? कॉर्टिसोल को।
ठीक है। सो आर लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो असेंशियल फॉर लाइफ बट इन अ डिफरेंट वे। लाइक जैसे एल्डोस्टेरोन को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन कहते थे, कॉर्टिसोल इज लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। क्यों? क्यों लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स टू विदस्टैंड स्ट्रेस एंड ट्रॉमा इन लाइफ। तो बहुत जरूरी है भाई कॉर्टिसोल। अगर जिंदगी के स्ट्रेस, जिंदगी का जितना स्ट्रेस ट्रॉमा है ना, उसको हमें अगर विदस्टैंड करना, लड़ना है ना उससे, तो हमें कॉर्टिसोल की जरूरत पड़ेगी, कॉर्टिसोल की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। और जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, इनके मेटाबॉलिक इफेक्ट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऐसा नहीं है कि इनका फंक्शन सिर्फ इसी से रिलेटेड, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट हैं जो मैं बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, सोडियम, पोटेशियम, आयन से रिलेटेड, तो वो इफेक्ट भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शो करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैव मेटाबॉलिक इफेक्ट एज वेल एज लाइक मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, and also they have mild mineralocorticoid effect, mild mineralocorticoid इफेक्ट, ठीक है। अगर एड्रीनोलेक्टोमी कर दी जाए, एड्रीनोलेक्टोमी मतलब आप एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दो, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दो, है ना। रिमूवल ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इन ह्यूमन एनिमल कॉजेज डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म। ऑब्वियसली बात है, एड्रिनल ग्लैंड के ये मतलब एड्रिनल ग्लैंड के जो सिक्रीशन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दोगे ना ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में, तो इसका बहुत खराब इफेक्ट होगा, है ना। तो एक छोटा सा आफ्टर डूइंग दिस, ये रिमूवल को क्या कहते हैं हम लोग? एड्रीनोलेक्टोमी, एड्रिनलेक्टोमी यानी एड्रिनल ग्लैंड का रिमूवल, इसकी सर्जरी, ठीक है। तो अगर इसको रिमूव कर दिया तो इसके बाद एक छोटा सा भी स्ट्रेस आएगा ना, माइल्ड हार्मफुल स्ट्रेस भी होगा ना बॉडी में, दैट विल लीड टू डेथ, ठीक है। सो एक्सपोजर टू इवन माइल्ड हार्मफुल स्ट्रेस आफ्टर द एड्रीनलेक्टोमी लीड्स टू कोलैप्स एंड डेथ। सो हम बोल रहे हैं कॉर्टिसोल को हमने कहा लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, इसका बहुत अच्छा बहुत इफेक्ट होता है इन द मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर, एंड इट हेल्प टू विथस्टैंड द ट्रॉमा एंड स्ट्रेस इन द लाइफ। एंड इसके अलावा एक्सपोजर डायरेक्टली, अगर एड्रिनलेक्टोमी के बाद अगर माइल्ड एक्सपोजर भी रहेगा ना स्ट्रेस का, तो द पर्सन विल कोलैप्स एंड ही विल बी शेष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके इफेक्ट देखो ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं। पहली बात, ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने के लिए ग्लूकोज बनना चाहिए, मतलब प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नया ग्लूकोज बन रहा है। और ये कहाँ होता है? लिवर में। तो लिवर में बाय प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस दीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, ये ग्लूकोज कहाँ से बनता है? फ्रॉम सम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है, अमाइनो एसिड से बनता है। देखो क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं? प्रोटीन को उठवा लेते हैं एक्स्ट्रा हिपेटिक सेल से। एक्स्ट्रा हिपेटिक मतलब लीवर के बाहर जितनी सेल्स हैं उनसे प्रोटीन को उठवा लेंगे, और पर्टिकुलरली द मसल सेल, सबसे ज्यादा मसल से उठवाएंगे प्रोटीन को, और प्रोटीन को उठवा के फिर ये उसको तोड़ेंगे, अमाइनो एसिड को लाएंगे सर्कुलेशन में, एंड ये अमाइनो एसिड लीवर में आएंगे, और लीवर में इन अमाइनो एसिड को पकड़ के इनसे ग्लूकोज बना दिया जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। फिर देन दैट विल लीड टू ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको बढ़ाना है तो आप क्या करो, जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको ज्यों का तो रहने दो और इंक्रीज होने दो धीरे धीरे ग्लूकोनियोजेनेसिस से, और आप ये इंश्योर करो कि कोई भी सेल उसको यूज ना कर ले बाय इनहिबिटिंग द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय पेरिफेरल सेल। इसको हम कहते हैं एंटी इंसुलिन एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देखो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। सो व्हाट दीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डू, दे
दे एक्ट एज एंटी इंसुलिन, लाइक ये एंटी इंसुलिन एक्शन करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अगर हाइपर सिक्रीशन होगा, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर ज्यादा सिक्रीट होने लगेंगे तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। अच्छा, ये ज्यादा ग्लूकोज कई बार यूरिन से बहने लगेगा तो कहेंगे ग्लाइकोसूरिया एंड एड्रिनल डायबिटीज, विच इज द डायबिटीज रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। ऑब्वियस सी बात है, एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ तो ये चीज होगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हाइपो सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर हाइपो सिक्रीशन होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर ये हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग फास्टिंग हो जाए तो इसकी दैट विल बी फैटल, एंड फास्टिंग ड्यूरिंग एड्रिनल इनसफिशिएंसी विल बी फैटल, सो इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिजल्टिंग इन डेथ। तो फास्टिंग के दौरान क्या होगा, डेथ हो जाएगी अगर ये सिचुएशन, ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी यानी कम एड्रिनल हार्मोन रिलीज हुआ, यानी कम जो अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो रिलीज हुआ, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो अगर फास्टिंग के दौरान ये हुआ ना तो आदमी खत्म है फिर, है ना, इतना कम ग्लूकोज हो जाएगा फिर ब्लड में। तो पहला इफेक्ट था ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या इफेक्ट है, समझ पा रहे हो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या होगा। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे बेसिक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया ना, बेसिक आइडिया क्या है, जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करवाते हैं। ये क्या कराते हैं, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करवाते हैं, एंड प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म लीड्स टू क्या होगा, देखो प्रोटीन अगर टूटेगा, उसका कैटाबॉलिज्म होगा तो सेल्यूलर प्रोटीन्स में कमी आ जाएगी, है ना, प्लाज्मा लेवल ऑफ अमाइनो एसिड बढ़ जाएगा। भाई प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड बनाएंगे तो प्लाज्मा में प्रोटीन तो सेल में प्रोटीन तो कम हो जाएगा और प्लाज्मा लेवल ऑफ अमाइनो एसिड राइज करेगा, और प्रोटीन कंटेंट ऑफ लीवर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा टूट के फिर कहाँ जा रहा है, लीवर में, जहां से इससे ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो इंक्रीज इन द प्रोटीन कंटेंट इन लिवर, ओके, ये भी समझ आया। अच्छा, ये एक दो पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं जहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बाय टू मेथड्स। देखो पहली बात तो कैसे, बाय रिलीजिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम बॉडी सेल एक्सेप्ट लीवर सेल इनटू द ब्लड, एंड देन बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड बाय द हिपैटिक सेल, जहां पर क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। दस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉज मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू अदर देन लिवर। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेंगे, प्रोटीन का मोबिलाइजेशन कॉज करेंगे, और कहां से, फ्रॉम द टिश्यूज अदर देन लिवर। लीवर से नहीं प्रोटीन निकलेगा, प्रोटीन एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज से आएगा, टूट के फिर लिवर में उससे ग्लूकोज बना दिया जाएगा। सो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन हुआ, ज्यादा सिक्रीट होने लगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, देन दैट विल लीड टू एक्सेस कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, एंड एक्सेस कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन की वजह से होगा मस्कुलर वेस्टिंग एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। समझ रहे हो मेरी बात को, प्रोटीन भाई हर सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, प्रोटीन बिना क्या है, तो मसल वेस्टिंग होने लगेगी, क्योंकि मसल से बहुत ज्यादा प्रोटीन निकल रहा है, कैटाबोलाइज हो रहा है, एंड इसकी वजह से नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो राइज हो जाएगा। अब तीसरी चीज, फैट पे क्या इफेक्ट होता है, ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है वो, मतलब प्रोटीन का जो मोबिलाइजेशन और कैटाबॉलिज्म है वो प्रमोट करते हैं, उसी तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट करवाते हैं। क्या कराते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉज मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट्स। क्या कराते हैं बताओ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉज द मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट्स। अच्छा, क्या क्या कराते हैं, देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस चीज को। मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, फैट का मोबिलाइजेशन करवाना है तो फैट कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है ना डिपॉजिट, तो एडिपोज टिश्यू से फैट को तोड़ो, फैटी एसिड बनेंगे, उनको मोबिलाइज करवाओ। देन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इन ब्लड, ऑब्वियस सी बात है, वहां से टूटेंगे, ब्लड में एडिपोज टिश्यू से निकालो और ब्लड में डालो, ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी फैटी एसिड्स की, है ना। अच्छा, और फिर क्या होगा, अब इस फैट को यूज किया जाएगा, इस फैट को जब मोबिलाइज करा दिया आपने, अब इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो एंड देन इसको यूज किया जाएगा फॉर द
एनर्जी पर्पसेस, तो इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर एनर्जी। सो एक्शन ऑन फैट, 3 एक्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, देन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इन द ब्लड, एंड देन इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर एनर्जी। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, क्या आपको ये चीज पहले भी समझ आई होगी जो मैंने बताई थी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? पता चला ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एट द सेम टाइम दीज हार्मोन मोबिलाइज फैट एंड मेक फैटी एसिड अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन बाय विच एनर्जी इज लिबरेटेड, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मैंने जब बताया था कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है एंड ये इनहिबिट करता है यूटिलाइजेशन एंड अपटेक ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द पेरिफेरल सेल, ठीक है। एंटी इंसुलिन एक्शन करता है, ठीक है। सो इट डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। और फैट में मैंने ये बताया कि फैट का मोबिलाइजेशन करवाता है एंड फैटी एसिड को अवेलेबल करता है फॉर यूटिलाइजेशन, और उनको फिर फैटी एसिड को तोड़ के हम लोग एनर्जी बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जब ये फैटी एसिड टूटते हैं, इनसे एनर्जी लिबरेट होती है, तो क्या बहुत सारी कीटोन बॉडीज रिलीज होती हैं। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज। तो इसको, ये जो कीटोन बॉडीज का रिलीज होना है, ये जो इफेक्ट है, इसको हम कहते हैं कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या कहते हैं हम इसको? कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नाउ सी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर होगा तो एक अबनॉर्मल टाइप ऑफ ओबेसिटी डेवलप हो जाएगी। कैसे भाई? हाइपर सिक्रीशन कैसे? कैसे? क्या 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 समझ नहीं आया। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेज एन एबनॉर्मल टाइप ऑफ ओबेसिटी बाय इंक्रीजिंग द डिपोजिशन ऑफ फैट इन सर्टेन एरिया सच एज एब्डोमेन, चेस्ट, फेस, बटक्स पे क्या होगा? एबनॉर्मल टाइप ऑफ ओबेसिटी डेवलप होगी इन सर्टेन एरियाज पर। क्या होगा? फैट डिपॉजिट होगा जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रीशन होने लगेगा तो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। देन वाटर पे क्या फर्क पड़ेगा यार? एक चीज तो हमने देखी थी कि वाटर का रिटेंशन, एड्रिनल इनसफिशिएंसी और वाटर इंटॉक्सिकेशन, ये क्या है भाई? अगर तुमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर, जैसे मैंने जो एल्डोस्टेरोन का वीडियो बनाया इससे जस्ट पीछे वाला जो प्लेलिस्ट में, अगर वो नहीं देखा है वो देखना। लाइक पहले आपको एल्डोस्टेरोन का भी आइडिया होना चाहिए। तो वाटर मेटाबॉलिज्म पे मेन तो वही एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट होता है, लेकिन उसके अलावा किसका भी इफेक्ट होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी होता है। तो देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस by accelerating excretion of water, मतलब वाटर को एक्सक्रीट करवा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सो द एड्रिनल इनसफिशिएंसी कॉजेज वाटर रिटेंशन। अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम रिलीज होंगे, तो क्या होगा? वाटर रिटेंशन होने लगेगा एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा। फिर भाई जहर है भाई एक हद से ज्यादा, तो आफ्टर इनटेक ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इट विल लीड टू वाटर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। सो वाटर मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट हुआ? इट इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। एड्रिनल इनसफिशिएंसी के केस में वाटर रिटेंशन होने लगेगा और वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, ठीक है। मिनरल मेटाबॉलिज्म पे देखो, एल्डोस्टेरोन, मेन तो मिनरल मेटाबॉलिज्म पे किसका इफेक्ट होता है? एल्डोस्टेरोन का होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? रिटेंशन ऑफ सोडियम, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। तो भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी सिमिलर एक्शन होता है एज दैट ऑफ एल्डोस्टेरोन। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं? रिटेंशन ऑफ सोडियम करवाते हैं एंड कुछ एक्सटेंट पे एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम भी करवाते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइपर सिक्रीशन होने लगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा सिक्रीट होने लगे, तो क्या होगा? इडेमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, मस्कुलर वीकनेस होगी, ठीक है। एक तो इडेमा होगा। भाई क्यों भाई? हाइपर सिक्रीशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा है तो सोडियम ज्यादा रिटेन होगा, वाटर ज्यादा अंदर आएगा, ब्लड वॉल्यूम, ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ेगा तो इडेमा होगा। हाइपरटेंशन होगी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगी। हाइपोकैलेमिया मतलब देखो, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम कर रहा है, पोटेशियम बाहर निकल रहा है, तो अगर ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा, ज्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट होगा, तो क्या हो जाएगा? हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम जो है वो कम हो जाएगा ब्लड में। देन मस्कुलर वीकनेस, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये क्या करते हैं? मसल से प्रोटीन को निकालते हैं, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कराते हैं, तो मस्कुलर वीकनेस होगी। तो ये याद रखना, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेस इडेमा,
इडेमा, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया एंड मस्कुलर वीकनेस। ओके, ठीक है, ये भी समझ आया। दूसरी बात, कैल्शियम लेवल पे भी इनका इफेक्ट होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करते हैं, ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करते हैं। ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड डिक्रीज करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड ब्लड कैल्शियम लेवल को बच्चों डिक्रीज करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बोन की। देखो बोन पे क्या इफेक्ट होता है, बोन का रिजॉर्प्शन यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, इसको स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करते हैं, मेरे साथ बोलो, ग्लूकोकॉर्टिकोइड बोन रिजॉर्प्शन यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और बोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। सो अगर ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड ज्यादा सिक्रीट होने लगे ना, तो ये तो खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा होगा, बोन फॉर्मेशन कम होगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, पोर्स बन जाएंगे बोन में, ऑर्गेनिक कंटेंट का लॉस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस तो आपने पढ़ा ही है क्या होता है। मसल पे क्या इफेक्ट होता है भाई, मसल से प्रोटीन को निकालना, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म। सो वी कैन से ग्लूकोकॉर्टिकोइड इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इन मसल। सो हाइपर सिक्रीशन कॉजेज मस्कुलर वीकनेस एंड लॉस ऑफ प्रोटीन ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटीन। ये हो गया। ब्लड सेल्स की बात करते हैं। देखो ब्लड सेल्स में एक नंबर पे इफेक्ट होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्चुअली इयोसिनोफिल्स का तो नंबर कम करते हैं, इनको तो खत्म करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ इयोसिनोफिल बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। और उसके अलावा बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इनके नंबर को भी डिक्रीज करते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इनका नंबर ये बढ़ाते हैं। एक सेकेंड, फिर से दिमाग को खाली करो। अब देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड सेल पे क्या करेंगे, जो इयोसिनोफिल है उनका तो ये डिस्ट्रक्शन कराते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में, तो ब्लड सेल्स का नंबर एक्चुअली कम कर रहे हैं। किन ब्लड सेल का, सबसे पहले इयोसिनोफिल, फिर ये जो बंद है ऑरेंज बॉक्स में बेसोफिल, और फिर लिम्फोसाइट। तो ये तीन सेल्स हैं जिनका नंबर कम करवा रहे हैं। इयोसिनोफिल का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बेसोफिल का और लिम्फोसाइट का। अच्छा, नंबर बढ़ा किसका रहे हैं, न्यूट्रोफिल, आरबीसी और प्लेटलेट्स का। न्यूट्रोफिल, आरबीसी और प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं वेस्क्यूलर रेस्पॉन्स। अरे यार वेस्क्यूलर रेस्पॉन्स मतलब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन, वो सब। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्चुअली इनका कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड इज असेंशियल फॉर द कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन ऑफ एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों का जो मतलब दोनों ही लाइक इमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड का होना बहुत जरूरी है, असेंशियल है ग्लूकोकॉर्टिकोइड फॉर द वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन ऑफ एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन विच आर टुगेदर कॉल्ड कैटेकोलामाइंस। ओके, सो अगर एड्रिनल इनसफिशियंसी हो जाएगी, मतलब एड्रिनल हार्मोन कम सिक्रीट हो रहे हैं, इनसफिशियंट है मतलब, तो ब्लड वेसल विल फेल टू रेस्पॉन्स, द ब्लड वेसल विल फेल टू रेस्पॉन्स टू एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, जिसकी वजह से क्या होगा, वेस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के काम करने के लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकोइड इंपॉर्टेंट है फॉर इन देयर वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन। अगर ग्लूकोकॉर्टिकोइड नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, इन केस ऑफ एड्रिनल इनसफिशियंसी, तो क्या होगा, वेस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा। मसल्स जो मतलब एक्चुअली अपनी वेसल्स हैं वो सुनेगी नहीं कैटेकोलामाइंस की। ओके, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है भाई, देखो इतना याद रखना, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोकॉर्टिकोइड बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर इनकी इनसफिशियंसी होगी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड इनसफिशियंट होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगी, इरिटेबिलिटी होगी एंड लेक ऑफ कंसंट्रेशन। बोलो मेरे साथ क्या, एक तो इरिटेबिलिटी एंड लेक ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। ओके, सो ये चीज होगी। और दूसरी बात साथ में ऑल्फैक्टरी सेंसिटिविटी जो है और टेस्ट स्टिमुलस है वो बढ़ जाएगा इन एड्रिनल इनसफिशियंसी। तो देखो मैं बोल रहा हूं कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और अगर
इनसफिशियंसी होगी ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो आदमी की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएंगे, जैसे उसमें इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और कंसंट्रेशन में कमी आएगी, और उसके अलावा उसका जो ऑल्फैक्टरी सेंसिटिविटी है और टेस्ट स्टिमुलस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो गया। देन परमिसिव एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये क्या होता है? परमिसिव एक्शन क्या होता है बताओ जरा। तो देखो परमिसिव एक्शन का मतलब क्या होता है? परमिसिव एक्शन का मतलब है कि यार मतलब कुछ हॉर्मोन्स को अपना काम करने के लिए इसकी परमिशन चाहिए, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, मतलब इसकी प्रेजेंस चाहिए, ऐसा समझ सकते हो कि लाइक जैसे सपोज आपका ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन आपको पता है कैलोरीजेनिक इफेक्ट है इसका, और आपको पता है कि कैटेकोलामाइंस होते हैं, ये ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट शो करते हैं। कैटेकोलामाइंस वेस्क्यूलर इफेक्ट्स भी शो करते हैं, एंड कैटेकोलामाइंस लिपोलाइटिक इफेक्ट भी शो करते हैं। लाइक इन सारी चीज़ों में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं होगा तो कैटेकोलामाइंस जो वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन करते हैं दैट विल नॉट अकर, वेसल्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, ठीक है, कोलैप्स हो जाएंगी। सो these are the permissive actions of the glucocorticoid. Now on resistance to स्ट्रेस, देखो ऑन रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, देखो एक्सपोजर ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो स्ट्रेस फिजिकल हो केमिकल हो, है ना, यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लगेगा। कैसे भाई? एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच। स्ट्रेस में क्या होगा? एसीटीएच ज्यादा बनेगा, पिट्यूटरी सिक्रीट करती है ना एसीटीएच, तो एसीटीएच ज्यादा बनेगा स्ट्रेस के अंदर। अब ये एसीटीएच जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, एंड वो क्या रिलीज करवाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन करवाएगा। एंड देन इंक्रीज इन दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, जैसा पहले ही मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, ओके, एज इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंट टू द बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एनहेंस द रेजिस्टेंट बाय फॉलोइंग वेज। कैसे? देखो क्या करेगा, स्ट्रेस से कैसे प्रिवेंट करेगा? देखो पहली बात, इंक्रीज द रिलीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम टिश्यू टू लीवर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन अदर सब्सटेंस। फटाफट क्या करवाएगा? अमाइनो एसिड का रिलीज और ट्रांसपोर्ट करवाएगा, कहाँ पे? लिवर पे ट्रांसपोर्ट करवाएगा फ्रॉम अदर एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज, है ना, और फिर वहाँ पे लिवर में क्या होगा? इनसे प्रोटीन बनेंगे नए, है ना, और नए अदर सब्सटेंसेस बनेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, विच आर असेंशियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस। ठीक है, देन रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द सेल, और फैटी एसिड रिलीज होंगे, उनसे बनेगी एनर्जी ड्यूरिंग स्ट्रेस, तो एनर्जी भी चाहिए भाई स्ट्रेस से विथस्टैंड करने के लिए। देन वेस्क्यूलर रेस्पॉन्स का एनहेंसमेंट करेगा। कैटेकोलामाइंस जो वेस्क्यूलर रेस्पॉन्स करते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, सो उसके लिए आपको पता है ना कि ये लगते हैं। सो एनहेंसमेंट ऑफ द वेस्क्यूलर रेस्पॉन्स को बढ़ा देगा टू कैटेकोलामाइंस, एंड फैटी एसिड मेटाबोलाइजिंग मोबिलाइजिंग एक्शन ऑफ द कैटेकोलामाइन विच आर नेसेसरी टू विथस्टैंड the stress. Then prevention of severity of other changes in the body caused by stress. So that's it. हम बस इतना याद रखेंगे कि ये क्या करता है, और रेजिस्टेंट, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस। ठीक है, ये लगता है स्ट्रेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, बड़ा आसान है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स में क्या है? इन्फ्लामेशन। पहली बात, इन्फ्लामेशन क्या होता है आपको ये समझना है। इन्फ्लामेशन एक लोकलाइज्ड प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। क्या है? मेरे साथ बोलो, इट इज लोकलाइज्ड protective response which is induced by any kind of injury or any destruction of the tissues. ठीक है, so it is localized protective response. What is inflammation? Inflammation is a localized protective response which is induced by any kind of injury or destruction of the tissues. देखो जब भी टिश्यूज की कोई भी मैकेनिकल या केमिकल इंजरी होती है ना, तो टिश्यू कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल और मैकेनिकल कुछ फैक्टर्स, मतलब सॉरी, कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज करता है, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है वो अफेक्टेड एरिया, वो अफेक्टेड टिश्यू। ठीक है, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये फिर कुछ रिएक्शंस चालू करते हैं, दे स्टार्ट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इन दैट अफेक्टेड एरिया, एंड ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं ये क्या हैं देखो पता चलेगा। सबसे पहले इसको वैसे यहाँ दे रखा है, बट हम लोग एक टेबल की फॉर्म में देख सकते हैं। एक टेबल दी गई है, एक सेकेंड, इज देयर एनी टेबल?
अच्छा चलो, नहीं कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से ही देखते हैं। कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन, जैसा कि मैंने बात करी थी स्टार्ट हो, सीरीज ऑफ रिएक्शन में क्या क्या आता है देखो। अब सबसे पहले कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, जैसे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रेडिकाइनिन, ये सब सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। और ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये क्या कराएंगे, ये वेसो डायलेशन कराएंगे। देखो वेसो डायलेशन एंड एरिथ्रेमा। एरिथ्रेमा क्या होता है, मतलब वेसो डायलेशन होने के बाद उस इफेक्टेड एरिया में फटाफट ब्लड रश करेगा, ठीक है। पहले क्या होगा, ये केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, ये वेसो डायलेशन कराएंगे और ब्लड फिर फटाफट उस इफेक्टेड एरिया में रश करेगा, है ना। एंड ब्लड से वो जब ब्लड रश करेगा तो उसमें से बहुत सारे ल्यूकोसाइट, पर्टिकुलरली कौन सी ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, कौन सी, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये फिल्टर होके उस अफेक्टेड एरिया में आ जाएंगी, फिर ये डिफेंस का काम करेंगी वहां पे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लामेशन में हुआ ही क्या है यहाँ पे, कोई इंजरी या डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू हुआ है तो यहाँ पे, और या फिर कोई पैथोजन आया तो यहाँ पे ये एंटी डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करेंगे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ठीक है। उसके अलावा वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस, मैंने कहा वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस आर आल्सो रिलीज्ड इन द अफेक्टेड एरिया, जो कि क्या करेंगे, कैपिलरी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो जब परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कैपिलरी मेम्ब्रेन की, तो उसमें से क्या है, ब्लड में से कुछ फ्लूइड बाहर निकलेगा इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ब्लड में से कुछ फ्लूइड बाहर निकलेगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, और वो जो फ्लूइड होगा ना उसमें क्या, फाइब्रिनोजन और अदर प्रोटीन्स भी होंगे, जो कि क्या कराएंगे वहां पे, कोगुलेशन कराएंगे लीक्ड ब्लड का, ठीक है। तो कोगुलेशन वहां पे कराएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो वहां पे क्या कोगुलेट बन जाएगा या क्लॉट बन जाएगा वहां पे। फाइनली उस एरिया में क्या होगा, इडेमा होगा, ठीक है। इडेमा होगा बिकॉज ऑफ द हार्ड क्लॉट फॉर्मेशन। द इडेमा विल बी नॉन पिटिंग टाइप, मतलब जैसे जो इडेमा होगा वो कैसा होगा, नॉन पिटिंग, मतलब ऐसे छुएंगे तो ऐसा नहीं होगा वो धस जाएगा, पिट नहीं बनेगा उसमें, नॉन पिटिंग टाइप होगा, क्योंकि वहां पे अंदर मैंने कहा ना कि कोगुलेशन हुआ तो हार्ड क्लॉट बन गया है, तो नॉन पिटिंग टाइप ऑफ इडेमा बनेगा लास्ट में, ठीक है। सो ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्चुअली में प्रिवेंट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। देखो मैंने क्या कहा, पहले मैंने इन्फ्लामेशन बताया कि इन्फ्लामेशन एक लोकलाइज्ड प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है दैट इज इंड्यूस्ड बाय एनी इंजरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज, ठीक है। सो अगर ये इन्फ्लामेशन की स्टेप्स बताई कि मैंने ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, अब ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करेगा इसमें, ग्लूकोकॉर्टिकोइड ये जो हुआ है ना इसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, होने नहीं देगा ये काम। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड विल प्रिवेंट द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड का एक्शन कैसा हुआ, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। मतलब अगर इन्फ्लामेशन पहले से स्टार्ट हो गया है तब भी अगर ग्लूकोकॉर्टिकोइड बीच में आ गया ना, तो इट विल इजीली रिजॉल्व द इन्फ्लामेशन एंड रैपिड हीलिंग, ठीक है। अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रैपिड हीलिंग, मतलब इन्फ्लामेशन को जल्दी से ये रिजॉल्व कर देगा एंड रैपिड हीलिंग को प्रमोट करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी इसका काम हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। सो नाउ ग्लूकोकॉर्टिकोइड प्रिवेंट द इन्फ्लामेटरी चेंजेस, कैसे प्रिवेंट करेगा, पहली बात देखो ये जो स्टेप्स हैं आंसर इन्हीं में छुपा है। पहली बात, केमिकल सब्सटेंसेस के रिलीज, जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे थे ना, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, है ना, ये सब्सटेंसेस को रिलीज होने को ही रोक देगा। दूसरी बात, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है ना, कॉजिंग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन थ्रू परमिसिव एक्शन ऑफ द कैटेकोलामाइन, दिस ऑल्सो प्रिवेंट, लाइक यहाँ पे क्या हुआ था, वेसो डायलेशन हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एरिथेमा हुआ था, ब्लड आया था उधर। तो अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया जाए तो ज्यादा ब्लड नहीं आएगा उधर। देन परमिएबिलिटी थी कैपिलरीज की, परमिएबिलिटी बढ़ी थी, परमिएबिलिटी से क्या हुआ था, फ्लूइड निकल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में गया था, परमिएबिलिटी डिक्रीज कर दो। देन माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट को आप रोक दो, देन सप्रेस कर दो टी सेल को, अदर ल्यूकोसाइट को, सो दैट देयर इज रिडक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द टिश्यूज विच इनहेंस द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। देन हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक रिएक्शंस की। तो बात सुनिए, ग्लूको जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, दे
प्रिवेंट, एंटी एलर्जिक होते हैं, है ना, दे प्रिवेंट वेरियस रिएक्शन इन एलर्जिक कंडीशन एज इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन, प्रिवेंट करते हैं एलर्जिक रिएक्शन को होने नहीं देते। आगे बढ़ते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट होता है, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट। तो देख रहे हो आप, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट कैसे करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विल सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ, कैसे करेगा, देख रहे हो, बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट, बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट को कम कर दो ना आप, लिम्फोसाइट को कम कर दोगे, टी लिम्फोसाइट को कम कर दोगे तो इम्यून रिस्पॉन्स भी कम हो जाएगा। सो इट इज डन बाय सप्रेसिंग द प्रोलिफेरेशन ऑफ टी सेल, टी सेल्स का प्रोलिफेरेशन मत होने दो, उनको सप्रेस कर दो, उनका नंबर कम कर दो, ठीक है। एंड लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, सॉरी लिम्फ नोड्स हो गया, थाइमस हो गया, सो ये काम करता है इम्यूनोसप्रेसिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रिवेंट द रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 2 बाय द टी सेल्स, जो कि आगे फर्दर आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्शन चलती हैं, वो सब पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक हो जाएगा फिर वो। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, ये इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, ये क्या करते हैं, दे डिक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट्स, या फिर ये क्या करेंगे, टी सेल्स के प्रोलिफेरेशन को रोक देंगे, लिम्फॉइड टिश्यूज के प्रोलिफेरेशन को रोक देंगे, जैसे लिम्फ नोड्स, थाइमस, है ना, और ये दे विल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 2 बाय टी सेल्स। तो ये इनका काम हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, 10 हाइपर सिक्रीशन और एक्सेसिव यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये खराब है भाई। अगर ज़्यादा यूज़ होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, मतलब इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में, या फिर इसका हाइपर सिक्रीशन होने लगेगा ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, तो इसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो होगा अपना वीक हो जाएगा। तो जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आके मतलब ख़त्म करके चला जाएगा बॉडी को, तो ये चीज़ सही नहीं है। बट इसका एक पता यूज़ भी है, कहाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए, लाइक रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू से बचने के लिए, कि टिश्यू रिजेक्ट नहीं हो जाए, तो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करना पड़ता है, तो वो ये काम कर देता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, वही रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से क्या होगा, एंजाइम बनेगा, दैट्स इट। ये रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, तो देखो जो एंटीरियर पिट्यूटरी आप जानते हो, उससे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होता है ना, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच रिलीज होता है, और एसीटीएच जो होता है उसका सिक्रीशन होता है, उसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस बाय इट्स कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर सीआरएफ, ठीक है। क्या हुआ, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन विच गोज टू एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सीआरएफ क्या रिलीज करवाता है, एसीटीएच। अब एसीटीएच फिर आगे जाके रेगुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है, और वो वहां से रिलीज करवाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेगुलेशन चलता है। अच्छा, नाउ सी रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन द रेगुलेशन, ए रोल ऑफ एंटीरियर विच इज रिलेटेड टू एसीटीएच। देखो क्या करेगा, एसीटीएच इज मेनली कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द कॉर्टिसोल सिक्रीशन एंड इट प्लेज अ माइनर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन। देखो मेरी बात सुनो, जब एल्डोस्टेरॉन और ये जो अपना कॉर्टिसोल होता है यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, इन दोनों का जब हम रेगुलेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफरेंस होता है। वहाँ पर एल्डोस्टेरॉन के केस में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के केस में जब रेगुलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेनली अलग चीज़ें आती हैं, और यहाँ पे मेन रोल किसका होता है रेगुलेशन में, पिट्यूटरी का ही होता है, एसीटीएच का रोल होता है, ठीक है, इन द कॉर्टिसोल सिक्रीशन, दैट्स इट। सोर्स ऑफ सिक्रीशन बताओ, कहाँ से सिक्रीट होता है एसीटीएच, आप बोलोगे भैया पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो थोड़ा और स्पेसिफिकली बोलो, बेसोफिलिक क्रोमोफिलिक सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। कहाँ से, बेसोफिलिक क्रोमोफिलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। केमिस्ट्री वगैरह की बात करोगे तो एसीटीएच एक सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है, 39 अमाइनो एसिड है, डेली आउटपुट कितना, 10 नैनोग्राम यूनिट के साथ। डेली आउटपुट कितना एसीटीएच का, 10 नैनोग्राम, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन बड़ी और कम है, 3 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, हाफ लाइफ 10 मिनट, ठीक है। सिंथेसिस की बात करते हैं भाई साहब। देखो जो आपका एसीटीएच है, देखो एक्चुअली
ठीक है, लेट्स डू इट। हम लोग ये इसी वीडियो के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, ये सब और साथ में ACTH भी इसी के अंदर कवर कर रहे हैं। तो आई होप ज़्यादा आपको वीडियो लंबा ना लगे, क्योंकि अभी भी देखो एक पेज और आपका ये दूसरा पेज थोड़ा सा बाकी है, तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आ गए हम लोग सिंथेसिस पे। कहाँ आ गए? सिंथेसिस पे। तो सिंथेसिस कैसे होता है जनाब, देखिए फटाफट से, बड़ा आसान है। ACTH, पहले देखो कोई भी आपके पास यहाँ पे ACTH जो है ना, मतलब चलो इसकी पर्टिकुलरली बात करते हैं। ACTH जो होता है ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है? प्री प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन, POMC बोलते हैं शॉर्ट में। तो प्री प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन से बनता है ACTH। किससे बनता है? देखो फिर से आंख बंद करके बोलो, प्री प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन से बनता है। प्री प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन, POMC, प्री प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन से ACTH बनता है। जब इस POMC से ACTH बन रहा होता है ना, तो उस टाइम पे कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ये बाई प्रोडक्ट है बीटा लाइपोट्रोपिन, गामा लाइपोट्रोपिन, क्या बीटा लाइपोट्रोपिन, गामा लाइपोट्रोपिन एंड बीटा एंडोट्रोपिन, ये बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। और इन तीन बाई प्रोडक्ट्स के अलावा दो और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, नेमली अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड बीटा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अल्फा एंड बीटा MSH। लेकिन ये दीज आर ऑल्सो सिक्रेटेड इन एनिमल्स। लेकिन जैसे ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में जैसे आपको पता है ना, नाम मिलेनोसाइट स्टिमुलेट, यानी मिलेनोसाइट से मिलेनिन सिक्रीट कराता है, स्किन का पिगमेंटेशन जो है वो ही कंट्रोल करता है MSH। तो ये जो MSH है इसके जैसी ही एक्टिविटी ACTH भी शो करता है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग के अंदर जो ये मिलेनोसाइट की एक्टिविटी है ये ACTH ही देखता है। सो MSH एक्टिविटी शोन बाय ACTH एंड अदर बाई प्रोडक्ट जो बने थे, बीटा लाइपोट्रोपिन, गामा लाइपोट्रोपिन एंड बीटा एंडोट्रोपिन, यही MSH एक्टिविटी शो करते हैं इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो ये इसका सिंथेसिस हुआ। कहाँ सिंथेसिस हुआ बताओ? प्री प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन, ठीक है, POMC। नाउ एक्शंस की बात करते हैं, क्या काम करता है। देखो ACTH इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यू नो, और बाकी और भी फंक्शंस करता है। जैसे एक्शंस ऑफ ACTH ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल एक्शंस, ये क्या क्या है? देखो भाई साहब, ACTH के किस पे फंक्शंस की बात कर रहे हैं? ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो देखिए इसको साथ साथ में हाईलाइट कर लेते हैं। मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड वेस्क्युलराइजेशन ऑफ जोना फसिकुलता, जोना रेटिकुलरिस, ये काम करता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। ACTH क्या करता है? गौर से सुनेंगे, ACTH स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन। किसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी? जोना फेसिकुलता की और जोना रेटिकुलरिस की, ठीक है, दैट आर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। इन केस ऑफ हाइपोफाइजेक्टोमी, व्हाट इज हाइपोफाइजेक्टोमी, है ना, हाइपोफाइजेक्टोमी में क्या किया जाता है? इन दोनों लेयर्स का रिमूवल हो जाता है। दीज टू लेयर्स इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स आर एट्रोफिड, खत्म हो जाती हैं दोनों लेयर्स, ठीक है, इन हाइपोफाइजेक्टोमी। मतलब अगर ये कम होगा अपना तो ये लेयर्स जो हैं ये क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। इनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कौन मेंटेन करता है? ये ACTH ही मेंटेन करता है। एंड ये जो आपकी लेयर्स हैं खत्म हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? बिकॉज ऑफ द हाइपोफाइजेक्टोमी। अच्छा, हाइपोफाइजेक्टोमी यानी ये क्या है? मतलब सर्जरी से रिलेटेड कोई टर्म है। इसमें क्या किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल कर दिया जाता है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव हो जाएगी, सर्जिकली रिमूव कर दी जाएगी, तो ACTH रिलीज नहीं होगा। ACTH नहीं होगा तो who will maintain the vascularity and structural integrity of these two layers? So in hypophysectomy, that's why these two layers of the adrenal cortex are atrophied, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। नाउ दूसरी बात, आपको पता है ACTH इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू प्रेग्नेनोलोन, और इसी से फिर सारे के सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनते हैं ना, क्योंकि बिकॉज इट इज द प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना, प्रेग्नेनोलोन यही प्रिकर्सर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। 10 adrenocorticotropic hormone is responsible for synthesis of glucocorticoid, then release of glucocorticoid, इसमें भी ACTH का रोल होता है, ठीक है।
और प्रोलोंगेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन ऑन वेरियस, प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन ऑन वेरियस सेल्स, सो दीज आर द एक्शंस ऑफ ACTH। पहली बात स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड वेस्कुलराइजेशन, दूसरा कन्वर्जन या सिंथेसिस बोल सकते हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू प्रोग्नेनोलॉन, एंड देन रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, synthesis and release of glucocorticoid, and then prolongation of action, ये सारी चीज। और अदर, ये तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड फंक्शन हो गए ACTH के। अदर नॉन एड्रिनल ग्लैंड, नॉन एड्रिनल फंक्शंस, एक्शंस क्या है? पहली बात मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम द टिश्यूज, देन मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, तो अभी बताया था ये MSH के जैसा सिमिलर होता है, तो इट कॉजेज द डार्कनिंग ऑफ स्किन, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। देन मोड ऑफ एक्शन ऑफ ACTH बाय साइक्लिक AMP, ये बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, एंड देन साइक्लिक AMP सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करा के काम करता है अपना। बात करते हैं रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, तो आप देखिए हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी के अंदर। देखो हाइपोथैलेमस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस लाइक कंट्रोल करता है ACTH सिक्रीशन को, बाय कैसे? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर के थ्रू, ठीक है। ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है थ्रू हाइपोफाइजियल, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ये देखो, ये बात जरूरी है, आपसे पूछ ली जाएगी वाइवा वगैरह में कि कैसे जाता है। हाइपोथैलेमस में बनता है CRF, एंड ये ट्रैवल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी तक, कैसे जाता है? बाय हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन्स, ठीक है। ये वहां जाके फिर क्या सिक्रीट करवाता है बताओ? स्टिमुलेट द कॉर्टिकोट्रॉफ ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड कॉजेज सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ACTH, ठीक है। नाउ दिस CRF सिक्रीशन इज इंड्यूस्ड बाय सेवरल फैक्टर, जैसे इमोशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड सर्कैडियन रिदम। ये क्या होती है? लाइक नॉर्मल बायोलॉजिकल साइकिल, जैसे ये भी पता चलेगा कि लाइक सुबह शाम किस तरीके से आपको नींद आती है, आप उठते हो सोते हो, आपका मूड किस टाइप का, ये पूरा साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल। तो ये जो रिदम है, ये इमोशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, दे एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द CRF सिक्रीशन इंडक्शन, ठीक है। CRF सिक्रीशन को इंड्यूस कराने में इन फैक्टर्स का रोल है, जैसे इमोशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया, सर्कैडियन रिदम हो गई, ठीक है। ओके, देन ये जो CRF जो होगा ये ACTH रिलीज करवाएगा, फिर ACTH ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन करवाएगा। अब फीडबैक कंट्रोल की बात करते हैं। देखो ये तो बहुत ही आसान है। फीडबैक कंट्रोल का मतलब कोर्टिसोल रेगुलेट इट्स ओन सिक्रीशन थ्रू नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल आता है, कंट्रोल बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ CRF फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। आपको समझ में आएगा फिगर 17.70.7 में। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे रेगुलेशन हम लोग, बहुत आसान है रेगुलेशन तो। अच्छा आपको पता है रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ बोथ ACTH एंड CRF इज हाई इन द मॉर्निंग एंड लो इन द इवनिंग। हाई इन द मॉर्निंग, लो इन द इवनिंग। देखो ACTH और CRF दोनों का ही सिक्रीशन का जो रेट है वो सुबह ज्यादा होता है और शाम को इवनिंग में कम होता है। सो रेट ऑफ सिक्रीशन इज हाई इन द मॉर्निंग, लो इन द इवनिंग, ठीक है। ओके तो हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्कैडियन फ्लक्चुएशन ऑफ ACTH सिक्रीशन। नाउ आगे देखिए, ये रेगुलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या इन केस ऑफ लाइक इमोशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सर्कैडियन रिदम, हाइपोथैलेमस जो है इट विल, यहाँ पे द हाइपोथैलेमस विल बी इंड्यूस्ड टू रिलीज CRF, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। CRF जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे जाएगा? बाय हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेसल्स। फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद क्या होगा? ये ACTH रिलीज करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। कैसे रिलीज करवाएगा? बाय एक्टिंग ऑन विद सेल्स, बाय एक्टिंग ऑन विद सेल। बताओ कौन सी सेल्स पे काम करेगा? चलो बताना है मेरे को कमेंट करके। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा ये ACTH एंड देन कॉर्टिसोल रिलीज होगा। कॉर्टिसोल खुद का फिर नेगेटिव फीडबैक में इनहिबिशन से कंट्रोल करेगा खुद के अमाउंट को। लाइक ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एंड देन इसका इफेक्ट होगा हाइपोथैलेमस के पास भी। तो अगर कॉर्टिसोल अगर बढ़ा तो इट विल से एंटीरियर पिट्यूटरी की भाई तू क्या कर, ACTH को कम रिलीज कर ताकि मैं कम हो पाऊँ, नॉर्मल स्टेट में आ पाऊँ। अगर ये बढ़ा तो इट विल से हाइपोथैलेमस की भाई तू है ना एक काम कर, ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को कम कर ताकि ओवरऑल मैं कम हो जाऊं। तो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन यहाँ पे काम करता है।
अब हम फाइनली बात करते हैं एड्रिनल सेक्स हॉर्मोन्स की। सो दिस पार्ट इज़ वेरी इजी। देखो छोटा सा है एड्रिनल सेक्स हॉर्मोन्स का पार्ट, फिर देन अप्लाइड फिजियोलॉजी आ जाएगी जो हमने वीडियोस में कवर कर ही ली है पहले से। एड्रिनल सेक्स हॉर्मोन्स कौन रिलीज करता है, पहले तो मुझे ये बता दो आप। चलो एड्रिनल सेक्स हॉर्मोन्स का हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फटाफट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जस्ट टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।